आज हम इंडियन पॉलिटी में भारतीय संविधान को देखते हैं। आज हम इंडियन पॉलिटी में संविधान को देखते हैं। संविधान की परिभाषा को समझें तो ऐसा दस्तावेज जिसमें सरकार के अधिकार एवं कर्तव्यों का तथा नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्यों का उल्लेख होता है, उसे संविधान कहते हैं। नागरिक, अगर हम नागरिकों को देखें तो नागरिकों को कानून के निर्माण में भाग लेने का अधिकार होता है और ये अधिकार भी दो प्रकार के होते हैं। अधिकार दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में हम स्वयं नागरिक वोट डालकर अपने प्रतिनिधित्व को चुनता है और अप्रत्यक्ष में चुने हुए प्रतिभागी अन्य प्रतिभागियों को चुनते हैं। जनता प्रतिनिधित्व करती है। प्रजा क्या है? अगर हम प्रजा को जानें तो प्रजा कानून से अनुशासित होने वाली जनता है। प्रजा को जाने हम तो प्रजा क्या है? कानून से अनुशासित होने वाली जनता है। लोकतंत्र में नागरिक होते हैं और राजतंत्र में प्रजा होती है। किसी भी राज्य के लिए सबसे पहले जरूरी है संप्रभुता, यानी कि संप्रभुता का मतलब है सर्वोच्च सत्ता। किसी भी राज्य के लिए सबसे पहले जरूरी है संप्रभुता। संप्रभुता में सर्वोच्च सत्ता आती है जो किसी के नियंत्रण में ना हो और कानून के निर्माण पर नियंत्रण ना हो। किसी के नियंत्रण में ना हो और कानून के निर्माण में किसी के नियंत्रण में ना हो और कानून के निर्माण में किसी का नियंत्रण ना हो। नियंत्रण ना हो उसे कहते हैं संप्रभुता। संप्रभुता के बाद जनसंख्या होना जरूरी है और जनसंख्या के बाद भूभाग हो और भूभाग के साथ सरकार यानी कि शासन व्यवस्था भी हो। तो किसी भी राज्य के लिए सबसे पहले जरूरी है कि संप्रभुता, और संप्रभुता के बाद जनसंख्या हो, फिर भूभाग हो और सरकार हो जो शासन व्यवस्था संभाले। समाज कोई भी राज्य समाज और संप्रभुता के बिना राज्य नहीं बन सकता। समाज और संप्रभुता के बिना कोई भी राज्य समाज और संप्रभुता के बिना नहीं बन सकता। अर्थात किसी राज्य में से अगर संप्रभुता निकाल हटा दी जाए तो वो केवल समाज बचेगा। भारत 1947 में आज़ाद हुआ और आज़ादी के पहले
भारत के लोगों को संप्रभुता नहीं थी या आज़ादी नहीं थी, तो भारत केवल एक समाज था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, जिसमें केंद्र सरकार एवं संसद की बात की गई है। राज्य सरकार एवं राज्य विधानमंडल और राज्य भारत राज्य क्षेत्र के अधीन प्लस स्थायी प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारियों की बात की गई है। और जो प्राधिकारियों की बात करें तो प्राधिकारी कौन है? प्राधिकारी जिसे कानून, आदेश, अधिसूचना जारी करने का अधिकार हो, प्राप्त हो गया हो और उसका क्रियान्वयन करने का उसे अधिकार हो, वो प्राधिकारी है। अर्थात जिसे कानून, आदेश एवं अधिसूचना जारी करने का अधिकार प्राप्त हो और उसका क्रियान्वयन कराने का भी अधिकार हो, वो प्राधिकारी कहलाता है। और अन्य प्राधिकारियों की बात करें तो ऐसे संगठन या संस्थान जिनका गठन संविधान द्वारा या संसदीय अधिनियम द्वारा हुआ हो, उसे अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत आते हैं। और अगर हम समाज की बात करें तो दो या दो से अधिक लोगों से मिलकर समाज का निर्माण होता है। हम समाज की परिभाषा को देखें तो दो या दो से अधिक लोगों से मिलकर समाज बनता है। दो या दो से अधिक लोगों से मिलकर समाज बनता है और समाज और राज्य समाज और संप्रभुता के साथ मिलकर बनता है। और किसी भी राज्य में से अगर संप्रभुता हटा दी जाए तो वो केवल समाज बचेगा। राज्य, अगर हम राज्य को देखें तो राजनीतिक रूप से संगठित समाज ही राज्य कहलाता है। अगर हम राज्य की परिभाषा देखें तो राजनीतिक रूप से संगठित समाज ही राज्य कहलाता है। तो ये राज्य की परिभाषा है। जैसा कि हमने बताया कि राज्य एक राजनीतिक रूप से संगठित समाज है, यानी कि राज्य एक राजनीतिक अवधारणा है। राज्य एक राजनीतिक अवधारणा है। राजनीतिक अवधारणा है, यानी कि राजनीति के अनुसार गठित किया गया समाज राज्य कहलाता है। जबकि हम राष्ट्र की बात करें तो राष्ट्र एक सांस्कृतिक अवधारणा है। राष्ट्र क्या है? राष्ट्र एक सांस्कृतिक अवधारणा है। राष्ट्र एक सांस्कृतिक अवधारणा है, या अब हम कहें कि राष्ट्र में राष्ट्रीयता होती है, जो नेशनलिटी, तो एक प्रजाति, धर्म, संस्कृति या भौगोलिक सघनता के कारण निकटता हो तथा सामान्य चेतना के कारण एकता से प्रेरित हो, वो राष्ट्रीयता कहलाती है। यानी कि एक ऐसी प्रजाति या धर्म, संस्कृति की बात करें या हम भौगोलिक सघनता के कारण निकटता हो या सामान्य चेतना के कारण एकता से कोई प्रेरित हो, तो उसे हम राष्ट्रीयता कहते हैं। अगर हम राष्ट्र एवं राज्य को देखें यानी कि हम राज्य एवं सरकार को देखें, हम राज्य एवं सरकार को देखें
हम राज्य एवं सरकार की बात करें यानी कि स्टेट, हम गवर्नमेंट की बात करें, और हम गवर्नेंस की बात करें यानी कि अधिशासन की बात करें, हम गवर्नेंस की बात करें, नीति निर्माण यानी कि नीतियों के निर्माण और नीतियों के क्रियान्वयन में सरकार के साथ बाजार एवं नागरिक समाज की भूमिका का होना अधिशासन कहलाता है। यानी कि नीति निर्माण में और यानी कि नीतियों के निर्माण और नीतियों के क्रियान्वयन में यानी कि नीतियों को बनाने में और उनको लागू करवाने में सरकार के साथ साथ बाजार एवं नागरिक समाज की भी भूमिका का होना गवर्नेंस कहलाता है। और हम सरकार को देखें तो नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन कराने वाली संस्था ही सरकार है। सरकार क्या करती है? नीतियां बनाती है और उनको लागू भी करवाती है। हम सरकार को देखें तो सरकार नीति निर्माण एवं नीतियों के क्रियान्वयन में नीतियों के निर्माण एवं नीतियों के क्रियान्वयन कराने वाली संस्था ही सरकार है। अगर हम गवर्नेंस को देखें तो गवर्नेंस में हम देखेंगे कि सरकार है, बाजार है और बाजार में उत्पादक एवं उपभोक्ता भी हैं। उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है। और हम नागरिक समाज की बात करें, तो नागरिक समाज में हम बात करें मीडिया की, हम नागरिक समाज में बात करें एनजीओ की, और हम नागरिक समाज में बात करें कल्याणकारी संस्थाओं की। अधिशासन सरकार, बाजार और नागरिक समाज से मिलकर बनता है। अधिशासन, हम सरकार में बात करें तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की बात करें। हम सरकार में बात करेंगे विधायिका की, हम सरकार में बात करेंगे कार्यपालिका की, और हम सरकार में बात करेंगे न्यायपालिका की। हम बाजार में देखेंगे कि उत्पादक और उपभोक्ता हैं, और नागरिक समाज में हमने देखा है कि मीडिया, एनजीओ और कल्याणकारी संस्थाएं जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब देखो आप कि सरकार, बाजार
और नागरिक समाज, ये सरकार है, ये बाजार है। सरकार जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है, बाजार जिसमें उत्पादक और उपभोक्ताएं हैं, और नागरिक समाज जिसमें मीडिया, एनजीओ और कल्याणकारी संस्थाएं हैं। इन तीनों की जिसमें भागीदारी होगी वो कहलाएगा गवर्नेंस, वो कहलाएगा अधिशासन। किसी भी लोकतंत्र के लिए मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस होना जरूरी है। मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस होना जरूरी है। अब हम संविधान को देखें कि हमारे संविधान की प्रकृति कैसी है, यानी कि हमारा संविधान कठोर है या लचीला है। अगर हम संविधान की प्रकृति की बात करें तो ऐसा संविधान जिसमें आसानी से संशोधन हो जाए वो लचीले संविधान कहलाता है, और जिसमें आसानी से संशोधन नहीं हो वो कठोर संविधान कहलाता है। तो हम देखेंगे, पहले हम कठोर संविधान को देखते हैं। और यहाँ हम देखते हैं लचीले संविधान को। कठोर संविधान में देखो, इसका अर्थ है कि ऐसा संविधान जिसमें आसानी से संशोधन ना हो वो कठोर संविधान है। यानी कि ऐसा संविधान जिसमें आसानी से संशोधन ना हो उसे हम कठोर संविधान कहते हैं। कठोर संविधान के लाभ देखो, यदि कठोर संविधान होगा तो संविधान में आसानी से संशोधन नहीं हो सकता, और जब संविधान में आसानी से संशोधन नहीं हो सकता तो संशोधन शासक वर्ग के हाथ का खिलौना नहीं बन पाएगा, और जब शासक वर्ग के हाथ का खिलौना नहीं बन पाएगा तो परिणाम क्या निकलेगा कि शासक वर्ग के निरंकुश बनने की संभावना कम हो जाएगी और शासन व्यवस्था में एकरूपता बनी रहेगी। और अब हम इसकी कमी भी जानें, ये तो इसके लाभ हैं, अब इसकी हम कमी भी देखें, यानी कि कमी। हमने लाभ के बारे में बात की कि यदि संविधान कठोर होगा तो संविधान में आसानी से संशोधन नहीं हो सकता, और जब संविधान में आसानी से संशोधन नहीं हो सकता तो संशोधन शासक वर्ग के हाथ का खिलौना नहीं बन पाएगा, और जब संविधान शासक वर्ग के हाथ का खिलौना नहीं बन पाएगा परिणाम क्या निकलेगा, शासक वर्ग के निरंकुश बनने की संभावना कम होगी और शासन व्यवस्था में एक रूपता बनी रहेगी। अब हम, ये तो थे इसके लाभ, अब हम इसकी कमी देखें कि यदि संविधान कठोर है तो संविधान में आसानी से संशोधन नहीं हो पाएगा, यानी कि संविधान समय के अनुरूप गतिशील नहीं होगा, और जब समय के अनुरूप गतिशील नहीं होगा
तो संविधान संस्था एवं संगठन के समय के अनुरूप सुधार नहीं हो पाएगा, और जब सुधार नहीं हो पाएगा तो परिणाम क्या निकलेगा इसका, कि संविधान एवं शासन व्यवस्था में रूढ़िवादिता आ जाएगी, और जिसका परिणाम निकलेगा कि शासन व्यवस्था एवं संविधान लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाएगा, और जब लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाएगा तो संविधान के प्रति लोगों को असंतोष होगा, लोग इस संविधान का विरोध करने लगेंगे, जिससे क्रांति की संभावना हो सकती है। एक बार हम दोबारा देखेंगे कि कठोर संविधान की कमी क्या है। यदि संविधान कठोर है तो संविधान में आसानी से संशोधन नहीं होगा, और जब आसानी से संशोधन नहीं होगा तो संविधान समय के अनुरूप गतिशील नहीं होगा, इसमें रूढ़िवादिता आ जाएगी, और जब रूढ़िवादिता आ जाएगी तो ये लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाएगा, लोगों के उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाएगा, और जब ये लोगों के उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाएगा तो लोगों के प्रति, संविधान के प्रति असंतोष आ जाएगा, वो इसका विरोध करेंगे और क्रांति की संभावना हो सकती है। तो यहाँ आपने कठोर संविधान और लचीले संविधान के लाभ और कमियों को देखा। अब हम देखते हैं कि लचीला संविधान क्या है। ऐसा संविधान जिसमें आसानी से संशोधन हो सके, यानी कि ऐसा संविधान जिसमें आसानी से संशोधन हो सके। ऐसा संविधान जिसमें आसानी से संशोधन हो सके उसे लचीला संविधान कहते हैं। अब हम लचीले संविधान के लाभ देखते हैं पहले, और इसके बाद देखेंगे उनको हानि में। लाभ और फिर इसके बाद हम इसकी कमियों को देखेंगे। पहले हम लाभ को देखते हैं। यदि संविधान लचीला है तो समय के अनुरूप गतिशील होगा, और जब समय के अनुरूप गतिशील होगा तो शासन व्यवस्था में एक रूपता बनी रहेगी, और जब शासन व्यवस्था में के अनुरूप गतिशील होगा, उसमें एक व्यवस्था बनी रहेगी, तो संविधान एवं शासन व्यवस्था के प्रति निष्ठा होगी लोगों की, लोग इसका सम्मान करेंगे और शासन व्यवस्था को स्वीकार करेंगे लोग। अब हम लचीले संविधान के दोष या कमी को देखें। यदि लचीला संविधान है तो शासक वर्ग के हाथ का खिलौना बन जाएगा, और जब शासक वर्ग के हाथ का खिलौना बन जाएगा तो संविधान का दुरुपयोग होगा, जिससे सरकार के निरंकुश बनने की संभावना ज़्यादा होगी, और शासक अपने मनमाने ढंग से उसमें संशोधन कर सकते हैं, जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि लिखित संविधान और अलिखित संविधान के क्या होता है, और अच्छे संविधान के क्या लक्षण हैं, और हम साथ ही संविधानवाद को भी जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।